नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुदड़ी के लाल गांव देहात से निकलने वाली प्रतिभाओं के लिए आज भी यही उपमा प्रयोग की जाती है। लेकिन कंप्यूटर के इस युग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांवों से प्रतिभाएं निकले भी तो कैसे? आज भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं है। 80% स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, सिर पर छत नहीं है। स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सरकारें बजट में भी साल दर साल इजाफा कर रही हैं। कंप्यूटर ज्ञान और स्मार्ट क्लास जैसे कंसेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड भले ही ग्रीन बोर्ड में बदलते जा रहे हों, पर हालात बहुत नहीं बदले। प्रदेश भले विकास के रथ पर सवार होकर आगे आगे और बहुत आगे निकल गया हो, लेकिन हमारी शिक्षा में पिछड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन कितनी तैयारी है सरकारी स्कूल? बुनियादी सुविधाओं से अब तक क्यों महरूम है सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल क्या कभी निजी स्कूलों को दे पाएंगे चुनौती? जनता मांगे जवाब में आज सूबे के मुस्तकबिल पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। कैलाश विजयवर्गीय को मिली बड़ी जिम्मेवारी, बने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। न्यूज एक्सप्रेस से बोले, केंद्र कहेगा तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। विजयवर्गीय को केंद्र में जिम्मेदारी के बाद शिवराज कैबिनेट में होगा फेरबदल, बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने दिए संकेत। योग दिवस के पहले छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की योगा क्लास, विधानसभा में सीएम रमन समेत कुनबे के सिपा सलारों ने ली ट्रेनिंग। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने की मस्जिदों में योग की वकालत, उज्जैन में मुस्लिमों के साथ किया योग। भूपेश बघेल के विवाद पर बोले अजीत जोगी, कहा मंच संचालन को लेकर हुई थी तकरार, राहुल गांधी के दौरे को बताया सफल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ भोपाल और इंदौर में विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंक कर मांगा इस्तीफा, ललित मोदी मामले में घेरा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के 5 सीनियर डॉक्टरों को स्थायी डीन के पद पर किया प्रमोट, 12 साल में पहली बार डॉक्टरों को महिला डीन का पद। इटारसी रेलवे जंक्शन के सेंट्रल केबिन में लगी आग, आरआरआई सिस्टम हुआ खाक, डीआरएम ने दिए जांच के आदेश, भोपाल जबलपुर आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, यात्री हो रहे परेशान। जांजगीर के उच्च बिट्टी गांव में मजदूरों ने किया चक्का जाम, बिना जानकारी प्लांट बंद किए जाने से नाराज, सीएसपीएल कंपनी ने बंद किया है प्लांट। और मध्य प्रदेश विधानसभा भारत भवन के आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया का निधन, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। तो अव्यवस्थाओं के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों शाला प्रवेश उत्सव चल रहा है। हर बार की तरह दावा इस बार भी बेहतर शिक्षा और अच्छी सुविधा मुहैया कराने का है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। शौचालय जैसी सुविधा को छोड़ भी दिया जाए तो बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, भवन और चार दीवारी जैसी जरूरतें भी स्कूलों को मुहैया नहीं हो पाई है। आलम यह है कि किताबें भी स्कूलों में पहुंचने के बजाय रास्ते में अटकी है, तो वहीं पोशाकों का अता पता भी नहीं है। रही बात बाकी सुविधाओं की, तो उसके भी हाल बेहाल है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के हाल किसी से छिपे नहीं है। शिक्षा को छोड़ भी दिया जाए तो भी अरबों रुपए के बजट के बावजूद इनमें बुनियादी सुविधाएं तक मैसर नहीं है। साल दर साल बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन न तो सरकारी स्कूलों की सूरत बदली और न ही सीरत। रोके से ना रुके हम, मर्जी पे चले हम, बादल सा गरजे हम,
सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। भरपूर अव्यवस्था और अधूरी तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्कूलों के ताले तो खुल गए, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की किस्मत का ताला कब और कैसे खुलेगा, ये ना तो कोई बताने वाला है और ना ही कोई समझाने वाला। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार दावा तो हर बार व्यवस्था बेहतर करने का करती है, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों को आईना दिखा देती हैं। कहीं स्कूल टूटे हैं, कहीं किताबें नहीं हैं, कहीं पोशाकें नहीं बटी, तो कहीं शिक्षक नहीं हैं। स्कूल शिक्षा के लिए अरबों का बजट होने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,27,971 है। वहीं इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 3 लाख। 10 जिलों में 100 से कम बचे हुए हैं, 5 जिलों में 100 से ज्यादा पेंडिंग। शौचालय ही अकेली समस्या नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी माना है कि मध्य प्रदेश में 98,290 स्कूलों में बिजली नहीं है। 51,146 स्कूलों में खेल मैदान नहीं है। वहीं 4,953 स्कूलों में पीने का पानी ही मयस्सर नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में 61,020 स्कूल हैं। इनमें से 17,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। वहीं 8,614 स्कूलों में छात्राओं के लिए भी शौचालय नहीं है। छत्तीसगढ़ के 60% स्कूलों को जहां खेल मैदान नसीब नहीं है, तो वहीं 60% स्कूलों में भवन मुहैया नहीं हो पाए हैं। 11% स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मानते हैं कि हालात पहले से सुधरे हैं और स्थितियां जल्द बेहतर होंगी। जब मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं तो ये बात है कि बच्चे भी होशियार हैं, उनके पढ़ाने वाले भी बेहतर पढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कमियां हैं, उसको भी दूर करेंगे। सब्जेक्ट टीचर की भी कमियां दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये कमियां 100% दूर की जाएगी और गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित बस्तर में सरकार के ये दावे हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं, क्योंकि वहां हालात दूर दूर तक बेहतर होने के नजर नहीं आते। कोंडागांव और बस्तर में 4,886 स्कूल हैं, जिनमें प्रधान अध्यापक के करीब 1,300 और अध्यापकों के करीब 250 पद खाली हैं। लगभग 200 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी भी मुहैया नहीं है। बीजापुर जिला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पिछले सालों में 264 स्कूल पूरी तरह बंद करने पड़े। आदिम जाति कल्याण विभाग के ये आंकड़े भी यहाँ के ड्रॉप आउट रेट की बात नहीं है। बस्तर संभाग में पहली कक्षा में आए छात्र 27,143, कक्षा 5 तक पहुंचे 18,950, 8वीं पास कर पाए 12,553 और 10वीं में पहुंचे 11,745। यानी कि 40% से ज्यादा आदिवासी बच्चे 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सरकार के स्कूल चलो अभियान को लेकर सवाल उठा रही है। शिक्षा का महत्व तभी होगा जब शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे हों, सुविधाएं अच्छी हों, पर्याप्त शिक्षक हों, पर्याप्त शालाएं हों। हमारे यहाँ तो 3,000 स्कूल ही बंद कर दिए। सरकार दावा तो बेहतरी का कर रही है, लेकिन स्कूलों में अव्यवस्था का आलम देखकर लगता नहीं कि फिलहाल स्कूलों की सूरत सुधरने वाली है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कैसे स्कूल चले हम। रायपुर से सत्येंद्र कुमार के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।
तो जब प्रदेश के नौनिहालों की हो बात, दावों का भरा जाए दम, फिर भी फिसड्डी साबित हो रहे हो सरकारी स्कूल, तो सवाल उठते। पढ़ाई शुरू, कितने तैयार सरकारी स्कूल? बुनियादी सुविधाओं से अब तक जो महरूम सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल क्या कभी निजी स्कूलों को दे पाएंगे चुनौती? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी, दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिक्षाविद दामोदर जैन जी हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा हितेश जी आपसे ही है, निश्चित तौर पर सबका से ही होता है, कितने तैयार हैं आप? देखिए, आपने जो विषय लिया है, मैं 3 विषयों को अभी भी बहुत व्यापक मानता हूं, जिसमें अभी भी बहुत काम होने की जरूरत है सभी राज्यों में देश की परिस्थिति को देखते हुए। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक सुरक्षा। और मेरे भी स्वयं के अध्ययन के लिए तीनों विषय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए हर राज्य में मुझे लगता है काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बिल्कुल, जहाँ तक अधोसंरचना का सवाल है, अधोसंरचना त्रिपाठी जी पिछले आप मान के चलिए 2000 के बाद से परिस्थितियां बेहतर होना शुरू हुई हैं। इसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक, नए स्कूलों का निर्माण, क्योंकि 2000 के बाद से ना, 2000 के बाद मतलब पिछले हम मान लीजिए लगभग 1-1.5 दशक से इस क्षेत्र में काम कह सकते हैं कि मतलब कांग्रेस को भी क्रेडिट थोड़ा सा मैं इसको भाजपा कांग्रेस के उसमें नहीं लाता हूं मैं। और चूंकि ये बड़े विषय हैं, मतलब इसमें आप राजनीति करेंगे तो मेरे जवाब अलग प्रकार के होंगे। नहीं, मैं राजनीति नहीं करूं, मैं तो आपने जो कहा उसको मैंने माना है। स्वास्थ्य और शिक्षा मेरा अभी भी मानना है, यदि हम सुरक्षा को छोड़ भी दें तो इसमें जिस संतोष की आप मांग कर रहे हैं उसको होने में अभी और वक्त लगेगा। आज भी मैं जैसे यूपीए सरकार के समय की बात करूं तो हमारे लगभग 4 से 6 हज़ार हमको स्कूलों की मानदंडों के हिसाब से जो वर्तमान है जरूरत है, तो हमारे पास 400 स्कूल, 600 स्कूल, 1000 स्कूल स्वीकृत होकर आते हैं, जिनको फिर राज्य सरकार उसका निर्माण करती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा विषय है और स्वाभाविक है, दिल्ली को पूरा देश देखना पड़ता है। तो मैं अगेन इसको कांग्रेस बीजेपी में ना डालते हुए, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। फिर उसके बाद एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं, यहां पर जो आपने गुणवत्ता की बात कही है, लगातार गुणवत्ता में अधोसंरचना के मुकाबले गुणवत्ता में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। जैसे कि ड्रॉप आउट रेट का कम होना। फिर अभी आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो रिजल्ट देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो शहरी क्षेत्र हैं त्रिपाठी जी, उसके बच्चों के अलावा जो सबर्बन एरियाज हैं उनके बच्चे, तहसील और ब्लॉक के बच्चों ने टॉप ज्यादा संख्या में किया है। जो आपने अभी रिजल्ट आए होंगे उसके एनालिसिस में भी आपने दिखाया है कि जो महानगर हैं उनको छोड़कर जो सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बहुत अच्छी संख्या में मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा समय यहाँ आपको रोकूंगा। बिल्कुल आपने कहा कि अर्बन एरिया से ज्यादा ग्रामीण एरिया, लेकिन उन ग्रामीण एरिया में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मैं वही ज्यादा कहना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल नहीं जानते हैं, सरकार की प्राथमिकता वहां होती है। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप गाड़ी लेके निकलिए, जैसे ही आप शहर छोड़ेंगे, इंदौर या भोपाल 30, 35, 40 किलोमीटर आप छोड़ देंगे, उसके बाद आपको टोले मजरे गाँव में प्राथमिक पाठशालाएं, बड़े गाँव में जो मानदंड है उसके हिसाब से मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार की रचनाएं आपको केवल शासकीय ही मिलेंगी। और खुशी की यह बात यह है कि इनमें से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, आज भी यह चिंता के विषय हैं और इन पर और काम होने की आवश्यकता है, इसको मैं नहीं नकारता। बिल्कुल वाजपेयी जी, लेकिन एक यहाँ सवाल है। निश्चित तौर पे आपने कहा कि पहले से गुणवत्ता बढ़ी है, पहले से बेहतर स्थिति हुई है, मैं मानता हूं। आपके बजट में भी 2010 या 2014-15 के बीच में देखा जाए तो हर साल बजट बढ़ा है, आपने उसको लेकिन जो स्कूल में जो गणवेश वितरण, किताब वितरण, अन्य चीज, खासकर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री जी के मन सरकारी स्तर पर ये चैलेंज दिया गया था कि 13,000 शौचालय 30 जून के पहले तैयार हो जाना चाहिए। आपके कल ही आपके मुख्य सचिव जी ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनको बताया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि 12,000 तैयार हो गए हैं। लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। 3 जिलों का हम लोगों ने आंकड़ा लिया, सिंगरौली, विदिशा
और एक जिला और है, इनमें आधे भी नहीं बने हैं, आधे से भी कम है, वहां के जिला शिक्षा अधिकारी बता रहे हैं। तो ये जो झूठ का पुलिंदा जब पेश किया जाता है, आपके द्वारा नहीं मैं बोल रहा हूं, निश्चित तौर पे मैं भी चाहता हूं कि सरकारी स्कूलें बेहतर हो। हमने भी सरकारी स्कूल में अध्ययन किया है, हमारे समस्त आपने भी किया होगा, और अन्य लोग जो भी आज बड़े पदों पर बैठे सरकारी स्कूलों में अध्ययन करके गए। हमारा सवाल ये है कि जो निचले स्तर पे जिनकी जिम्मेवारी है, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं, जो शिक्षकों के ऊपर जो ये जी वो लोग आपको वर्गलाते हैं, वो लोग झूठ आंकड़ा पेश करते हैं। उसके बावजूद भी त्रिपाठी जी, मैं आपको निश्चितता से ये कह दूं, लक्ष्य तो हम रखते हैं, ये बात सच है जो आपने बताया 30 जून का है। हमारा ये था कि स्कूल खुलने से पहले 100% स्कूल में शौचालय बन जाए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 2-3 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन शौचालय निर्माण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय को गंभीरता से होते हुए देखा होगा, उठाते देखा है। और उस पूरी कैटेगरी में जहां पर वो सभी जगह शौचालय की बात करते हैं, स्कूल्स हमारी प्राथमिकता है कि स्कूल्स को हम 100% हम इसको टारगेट पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले, जैसी कि मेरी बातचीत भी हुई है, हम इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट ले चुके होंगे विभागों से, ऐसी ब्यूरोक्रेसी का मानना है जिनसे हमने बातचीत करी है। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद पुराने स्कूल्स हैं, उनकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करना, साथ साथ नए स्कूल्स बनाना, ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एरिया है, और यह धीरे धीरे ही होता है। हाँ, उत्तरोत्तर हम क्या कर रहे हैं ये हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन हाँ, लक्ष्य के पास पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त और है। बिल्कुल लगेगा। हमारा यहाँ यही सवाल कि मुख्य सचिव के द्वारा अगर ये बयान दिलवा दिया जाए, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाए कि 13,000 में से 12,000 बन गए हैं। 3 जिलों का मैंने बताया आपको कि रतलाम, विदिशा और दूसरा एक सिगरौली, इनमें 40% भी काम नहीं हुआ है। तो क्या इन्हीं 3 जिलों में जो 1,000 बचे, क्या इन्हीं 3 जिलों में इस तरह के जो आंकड़े होते हैं, हमें लगता है कि आप चूंकि सत्ता में हैं, आपकी बात ऊपर तक सुनी जाएगी। इस बात पे आप अगर गौर करवाएंगे मुख्य सचिव जी को भी, तो शायद हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो खासकर लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति होगी। हमारे साथ अजय दुबे जी हैं। अजय दुबे जी, आपने अभी हितेश जी को सुना, उन्होंने स्वीकार किया कि अभी और बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका, अभय दुबे जी, उनका धन्यवाद बोलता हूं मैं हितेश जी का, कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बात की और बोला कि यहाँ शिक्षा की अभी बहुत जरूरत है। 2 और विभागों के बारे में बात की, लेकिन हम बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की। तो आपका क्या मानना है, यहाँ किस तरह की और जरूरत है? देखिए, मुझे तो अपेक्षा थी कि हितेश वाजपेयी एक विद्वान साथी हैं हमारे, पार्टी लाइन से हटकर व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उन्होंने कहा कि निरंतर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में सुधार आया। मैं भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता, मगर रिपोर्ट तो कुछ और ही बयान करती है इसकी साहब। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि स्मृति ईरानी जी ने भी माना, तो स्मृति ईरानी जी की सरकार ने, उन्होंने जिस पुस्तक का विमोचन किया है उसी का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उनकी पुस्तक के विमोचन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,28,000 स्कूल हैं, लगभग अर्बन एरिया में 22,000 स्कूल हैं, कुल मध्य प्रदेश में 1,51,000, 1,27,000 लगभग। 1 लाख। मैं तो अप्रामाणिक बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं प्रामाणिक रिपोर्ट भी मेरे साथ लेकर बैठा हूँ। अब उन 1,51,000 स्कूलों में 6,000 स्कूलों में ये वो कह रही हैं कि 6,000 स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, 15,000 स्कूल में टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ 13% मध्य प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर की एजुकेशन दी जा रही है, सिर्फ 28% मध्य प्रदेश के स्कूलों में, अर्थात 1,51,000 का 28% आप करें तो 1 लाख स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, स्मृति ईरानी जी कह रही है। नहीं, ये राज्यसभा का सवाल हुआ, राज्यसभा में तो किया था मैं तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया है वो मेरे लैपटॉप में है, मैं आप कहेंगे तो प्रामाणिक रूप से दिखा दूंगा। अब बात ये आती है कि आपने कहा कि इनरोलमेंट भी अच्छा हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10 लाख लड़के और 9 लाख लड़कियां पहली क्लास में अगर एडमिशन लेते हैं, तो वो 12th क्लास तक आते आते, जो मेरे पास जो इस पुस्तक का ही डाटा है, वो 3,27,000 के लगभग तो लड़के और 2,46,000 लड़कियां, अर्थात 7 लाख लड़के और 7 लाख लड़कियां
स्कूल एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ पाते 12वीं में। छत्तीसगढ़ और त्रिपाठी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, हितेश जी ने कहा कि हमने उत्तरोत्तर प्रगति की है। ये जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिस रिपोर्ट को बताया स्मृति जी ने, ये हर वर्ष जारी होती है और ये हर वर्ष बता रही है कि मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो 35 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके 31वें स्थान पर आ गया। 26वें पे आया, 28 पे आया, 30 पे आया, 31वें पे आ गया। तो रिपोर्ट तो ये दर्शाती है कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही है। 2003 के पहले किस पे अपेक्षाकृत 2003 के पहले अपेक्षाकृत जो है, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि जब 2000 के पहले का आप अगर डेटा देखेंगे, क्योंकि ईडीआई उस समय तो जारी नहीं होता था, लेकिन जब से ईडीआई जारी होता था तब 22वें स्थान से खसक करके हम 31वें स्थान पर आ गए। तो इसका आशय साफ है। का उत्तर पूरा हो रहा, मैं आपके पास आ ही रहा हूं। त्रिपाठी साहब, इसका आशय साफ है कि जिस प्रकार हमको, मैं इसका एक अध्ययन कर रहा था, बड़ी रोचक जानकारी आगे के हिस्से में मैं दूंगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम बच्चियों का प्रतिशत, मतलब देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम बच्चियों का प्रतिशत इनरोलमेंट का कंपैरेटिवली बढ़ गया, एससी एसटी का बढ़ गया। ये एक सुखद पहलू भी है इसमें। लेकिन अपेक्षा यह है कि बाकी सारे स्टेट्स अगर प्रगति कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी सरकार को आप थैंक्स कहते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता। अगर हायर सेकेंडरी में 100% बिजली के, मैं तो क्लास वाइज कहाँ बिजली के कनेक्शन है वो भी डेटा मेरे पास है। मैं अपेक्षा ये करता हूं, क्योंकि हितेश भाई ने ये बात ठीक कही कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको पारदर्शी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो स्कूली शिक्षा को बेहतर से बेहतर, क्योंकि ये बुनियाद है किसी प्रदेश के विकास की, ये हम बीजों का अंकुरण कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों को सही मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते तो प्रदेश आगे प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल अभय जी, मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल सही कहा कि हितेश जी ने स्वीकार किया, आप भी पार्टी लाइन से हट के बात कर रहे हैं। एक लाइन कहना चाहता हूँ। जी, देखिए, चूंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अभय जी भी इसको जानते हैं, तो 26 से 31 यदि हुआ भी है, मैं उनकी बात को भी मान लूं, तो इसमें कुछ वर्ष लगे होंगे। और इसमें अगेन हम दिल्ली और भोपाल की भूमिका इकट्ठी पाते हैं त्रिपाठी जी। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दिल का विषय है, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे इस पे बहुत ज्यादा अध्ययन है, इसलिए मैं इसको कांग्रेस बीजेपी पे नहीं लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कमियां आप बता रहे हैं, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, ये अधिकारियों को नोट करना चाहिए और इसको दूर करने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए। मैं तो इस दृष्टि से इसको चाहता हूं कि आगे बढ़ें। और अभय जी से भी मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल सरकार की कमियों को दिखाना चाहिए, जैसे आपने प्रयास किया, 3 जिलों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। हम तो चाहेंगे कि इसमें यदि इस प्रकार के आज मैं आश्वस्त करता हूं चैनल के माध्यम से कि कलेक्टिवली मैंने एक विस्तृत अध्ययन किया है। हम एक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि दूसरे राज्यों ने इन्हीं संसाधनों में कैसे तरक्की कर ली। बिल्कुल तो हो सकता है कि प्रशस्त मार्ग मध्य प्रदेश के संभव है। और तीनों क्षेत्र बड़े क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। त्रिपाठी जी, इसमें कितना ही पैसा आप डाल दो, मतलब इतने व्यापक क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश साहब बहुत पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, हमने शुरुआत कहां से करी थी वो भी देखना बहुत जरूरी है। और मैं फिर बोल रहा हूं, हम लक्ष्य से पीछे हैं और हमारे प्रायोरिटी एरिया में ये है, लेकिन पहले से बेहतर है। जी, हम अभय जी के पास भी एक बार, उनके पास वो भी आंकड़े होंगे, पहले कितने सरकारी स्कूल थे 2003 के पहले, और 2003 के बाद कितने सरकारी स्कूल हो गए, कितने शिक्षकों की कमी थी, कितने शिक्षक बढ़ गए। हालांकि औसत आज भी, अगर अभय जी का आंकड़ा 1,51,000 का है, मेरे पास जो है वो 1,27,258 सरकारी स्कूल है, और जिसमें से सबको मिला लिया जाए तो केवल 3 लाख शिक्षक है, यानी पर स्कूल शिक्षक 2.75 के लगभग आता है। हम अभय जी के पास भी चलेंगे, हमारे साथ शिक्षाविद है जैन साहब। ये जो हम एक मुद्दा हमने आज लिया है, जिसमें आओ स्कूल चले हम का एक अभियान, निश्चित तौर पर अगर जो भी राज्य कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये जो अभियान चलाती है बेहतरी के लिए चलाती है। लेकिन आज हमने इसका विषय लिया है कैसे स्कूल चले, जब हमने आपको बताया कि छत नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, पुस्तक नहीं है गरीब बच्चों के लिए, तो क्या होना चाहिए? आप शिक्षाविद हैं, आपकी क्या राय है इसमें कि सरकारी स्कूलों की तरफ लोग ज्यादा रुझान करें, प्राइवेट स्कूलों की तरफ घर का सब सामान बेच के, जमीन बेच करके कितना कष्ट सह के अभिभावक अपने बच्चों को भेजता है सरकारी प्राइवेट स्कूल में, लंबी मोटी चौड़ी रकम चुका करके। तो सरकारी स्कूल में अगर भेजे तो बेहतर होगा, क्या होना चाहिए? मैं तो शिक्षक हूं और
शिक्षा में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए शिक्षा शास्त्रीय बात भी करूँगा और एक कदम आगे बढ़कर काम करता हूँ, इसलिए मैं अपने को एक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी बात कहूँगा। मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा शिक्षाविद के रूप में। जैन साहब, इसलिए कि हमारा समय कमेनियस निर्धारित एक है। बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं जो कहते हैं स्कूल यानी माँ की गोद। जी। यानी स्कूल में अगर ऐसा वातावरण मिले कि बच्चे को माँ की गोद का अनुभव हो तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। जी। अब वो माँ की गोद कौन दे? तो मेरी दृढ़ मान्यता है कि केवल और केवल शिक्षक वो एक ऐसा कारक है जो स्कूल में बच्चों को माँ की गोद जैसा स्नेह, संरक्षण और सुरक्षा दे सकता है। जी। अभी मैं जो बात सुन रहा था सम्माननीय वाजपेयी जी से और अजय जी से, ये बहुत बड़ा निवेश का विषय है। मैं ये सिस्टम के अंदर रहकर महसूस कर पाता हूँ। जब हम साधनों की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। हर बच्चे को अगर हमें शिक्षित करना है तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा साधन लगाने पड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य एक और है। हम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्मित करते हैं, मेरी शिक्षा नीति 1986 के बाद तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी 2000 में और 2005 में। सौभाग्य से मुझे 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप बनाने का उपाय नहीं आ रहा हूँ, उपाय पे ही आता हूँ। उस पाठ्यचर्या का जो 5वां अध्याय है वो किसी ने नहीं पढ़ा, न सरकार के लोगों ने, न ही राजनीतिक दलों ने। उसमें बड़ी बात जो कही गई थी कि हमें बहुत सारी व्यवस्थागत सुधार करने होंगे। लोग 4थे अध्याय तक फंसे रहे, किताबें बदलते रहे, अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन उसमें जो व्यवस्थागत सुधार की बात कही गई थी उस पर कम ही ध्यान दिया गया है। मैं जब लोगों से पूछता हूं कि आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या देखी है तो उत्तर ना में आता है। इसको थोड़ा सहज करना पड़ेगा लोगों को, राजनीतिक दलों को भी, सरकार के लोगों को भी उस पाठ्यचर्या को देखना चाहिए जिसमें ये कहा गया था कि जैसे केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय है जिसमें बहुत सारे विभाग मिलकर काम करते हैं, शिक्षा को समर्थन देते हैं, ऐसे ही राज्यों को भी अपने अपने मानव संसाधन मंत्रालय बनाने चाहिए जिसमें न केवल शिक्षा विभाग बल्कि स्वास्थ्य विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, बहुत सारे विभाग जो बच्चों को समर्थन दे सकते हैं, उन सबको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। एक और बड़ी बात मैं कहता हूँ, ये सामाजिक न्याय का मसला है। जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग कहा, ये लोग भी तो अपने स्कूल संचालित करते हैं। ये मिलकर करना अभी मुश्किल यही है, मुश्किल यही है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये विभागों में बटा हुआ मसला है ही नहीं। स्कूल गांव का सबसे बढ़िया स्थान होना चाहिए, ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के तंत्र के लोग, इसमें राजनीतिक दल के लोग, इसमें एनजीओ के लोग, इसमें सभी की अगर भागीदारी हो जाती है तो स्कूल सबसे बेहतर हो जाएगा। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, ये सामाजिक न्याय का मसला है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक न्याय विभाग की भी है, क्योंकि अब जो छोटे बड़े साहब, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, हमारा विषय दूसरा है। हमने आपको ये बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, इसको कैसे जी सरकारी स्कूलों के साथ अगर आप प्रोफेसर यशपाल कपूर की टिप्पणी देखेंगे उसी पाठ्यचर्या प्रारूप में, तो वो कहते हैं हमें इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा कि जो गैर सरकारी स्कूल हैं वो बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। वही वो कैसे तोड़ेंगे? हमारा सवाल वही है। इसलिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर देने से कोई स्कूल बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसको अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि स्कूल की जो गुणात्मक शिक्षा की प्रक्रिया है वो कैसे सुनिश्चित हो। मैं बहुत दुखद स्थिति में कह पाता हूँ, बहुत सारे लोग केवल बाहर खड़े रहते हैं स्कूल के, स्कूल के अंदर जाने की जरूरत है, तब गुणवत्ता की बात आएगी। शौचालय बन जाए, वो गुणवत्ता कैसे आती है? आपके वो गुणवत्ता शिक्षक को समर्थन देने से आएगी, शिक्षकों की संख्या पूर्ति करने से आएगी, उनका जो मनोबल टूट रहा है, गिर रहा है, उसको संभालने से आएगी। इसलिए इस पक्ष पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान जाए। बिल्कुल जैन साहब, हम आपके पास आएंगे। हितेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। हमारे साथ हमारे वहाँ के छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ सत्येंद्र सिंह हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपके यहाँ जैसा कि आपने ये बहस सुनी है, रमन सिंह जी ने एक अभियान चलाया है, वो अभियान कितना सफल, उस अभियान से ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को कितना फायदा मिलेगा? क्या उस अभियान के उस अनुसार वो अपने स्कूलों की तरफ रुख करेंगे?
देखिए, हमें तो नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार प्रवेशशाला उत्सव पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, अगर आधा अंश भी अगर स्कूलों पर खर्च कर दिया जाता, जैसा कि हमने तस्वीर में दिखाया, और कि किस तरह से दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं, चारदीवारी नहीं है, शौचालय नहीं है, जो एक बुनियादी दिक्कतें हैं जिस पर लेकर राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन सरीखा चल रहा है। स्वच्छता अभियान सरकार से लेकर पूरा अधिकारी और तमाम महकमा इस पूरे स्वच्छता अभियान और शौचालय बनाओ अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन अब बच्चों को वो तमाम चीजें नसीब नहीं दे रहे हैं जहां से आपकी बुनियाद खड़ी होती है, जहां से देश का सम्मान जुड़ता है, देश का भविष्य तय होता है। ये एक बुनियादी दिक्कतें हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने तमाम अतिथियों को सुन भी रहा था, छत्तीसगढ़ में दिक्कतें दूसरी है। छत्तीसगढ़ में दिक्कतें इस बात की है कि यहां पर दो हिस्सों में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, एक सामान्य और दूसरा नक्सल प्रभावित इलाका। सामान्य इलाकों के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, उनकी स्कूलों की हालत बेहतर होती है, चूंकि अधिकारियों की कड़ी नजर रहती है राजधानी के आसपास के इलाकों में, वहां पर जो निगरानी होती है, वहां जो निरीक्षण होता है, इसकी वजह से शिक्षक भी समय पर आ जाते हैं। लेकिन उन स्कूलों का क्या जहां पर न तो सरकार पहुंचती है, न प्रशासनिक अमला पहुंचता है, और ना ही जब चूंकि सरकार की नजर नहीं होती, अधिकारियों की नजर नहीं होती, तो फिर वहां पर शिक्षक भी नहीं पहुंचते। बच्चे इसी तरह से दिन भर खेलते हैं और फिर दोपहर के बाद वो घर अपने वापस लौट आते हैं। मध्याह्न भोजन तक जो सरकार की मध्याह्न भोजन योजना है, वो भी पता नहीं उन स्कूलों में कब बनी थी या नहीं बनी थी, उसके बारे में कोई नहीं जानता। सत्येंद्र, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। सत्येंद्र, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। ये बात एक अलग पहलू हो गई, शिक्षक हैं, शिक्षक जाते नहीं है। एक ये निगरानी की बात हो गई, ये एक पूरी तरह से सरकार के जो अधिकारी हैं वो कसते नहीं है उनको कि वो स्कूल तक जाएं, उसको परखते नहीं है, चेकिंग नहीं करते, ये अलग मुद्दा है। क्या आपके यहाँ शिक्षक पर्याप्त हैं? कितने प्रतिशत स्कूल हैं जहां शौचालय नहीं है, पुस्तकें नहीं पहुंचती हैं, शिक्षक नहीं है? देखिए, अगर आंकड़ों पर जाएं तो सरकार तकरीबन जो 60,000 स्कूल हैं जो पूरे प्रदेश में हैं, तमाम स्कूलों का आंकड़ा दे रहे हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल उसमें ले लें, हायर सेकेंडरी ले लें, तमाम जगहों पर स्कूलों की मौजूदगी है। स्कूल हर जगह खुले हैं, लेकिन जहां तक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की बात करें, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या तो है, लेकिन उनमें से आधा वक्त उनका आंदोलन में गुजर जा रहा है। वही मैं बातें कह रहा था कि आप जब तक गुणवत्ता बेहतर नहीं करेंगे, स्कूल प्रवेशशाला उत्सव मना लें या बच्चों की वहां पर दाखिले करवा दें, वो योजनाएं क्रियान्वयन कराकर भी आप उसको अमल में ला नहीं सकते। बच्चों को आप बुनियादी शिक्षा ही मुहैया नहीं करा पाते। आप देखेंगे, हम लोगों ने बीच में एक प्रोग्राम किया था, याद होगा सर आपको, उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि गणित 8वीं क्लास तक के पढ़ने वाले बच्चे, उनको जोड़ घटाव तक नहीं आता। ये वो बुनियादी शिक्षा की एक हकीकत है, एक आईना है सरकार के सामने। इंग्लिश के अल्फाबेट जो है वो पहचानने नहीं आते, क्योंकि वहां पर शिक्षक नहीं है। बच्चे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में खेल कूद करते हैं, वापस चले आते हैं। ये एक बुनियादी हकीकत है जिसको सरकार स्वीकार नहीं करती। कल जब प्रवेशशाला उत्सव हो रहा था, उस दौरान जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से यह सवाल पूछा कि प्रवेशशाला उत्सव के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले उन तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया कि वो जो समस्याएं हैं उसे दूर करेंगे। लेकिन ये दावे पहले भी होते रहे हैं। स्कूल की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को शिक्षा विभाग पूरा नहीं कर पाया है। बेशक 15 साल राज्य को गठन के हो गए, लेकिन आज भी नक्सल प्रभावित इलाकों में तकरीबन 40% जगहों पर शिक्षकों की उपस्थिति नहीं होती, और अगर शिक्षकों की उपस्थिति होती, माफ कीजिएगा, शिक्षकों की तैनाती नहीं है, और अगर शिक्षक अगर वहां पर पदस्थ भी हैं तो स्कूल नहीं जाते। मैंने वही बोला कि वहां पर निगरानी नहीं होती, और स्कूल खोल लिए जाए, शिक्षकों की को पदस्थ भी कर दिया जाए, लेकिन जब तक सतत निगरानी नहीं होगी, तब तक आप स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के पर्याप्त कदम नहीं उठाएंगे। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है सर कि कल स्कूल प्रवेश जो है वो खोल लिए गए, 1.5 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल खुले गए, और दावा यह किया गया कि तमाम बच्चों को किताबें मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन स्कूल खुल जाने के बाद भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं और खेल कर वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं पहुंच पाई। पोशाक देने की बात एक बार फिर रखूंगा। सत्येंद्र, समय कम है हमारे पास, मतलब इसका ये कि बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, महज एक खाना पूर्ति है। दूसरा, एक अजीत जोगी का आपने भी बयान हमारे न्यूज एक्सप्रेस में ही आया है कि 3000 स्कूल वहां बंद कर दिए गए। इसमें कितनी सत्यता है?
बिल्कुल सच्चाई है। कल केदार कश्यप से हमारे ही चैनल पर बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जहां पर बच्चों की मौजूदगी नहीं है, मतलब बच्चों का कम संख्या में दाखिला कराया गया। तो ये तो सरकार की पोल खोलने वाली बात है। सरकार के ही नुमाइंदे सरकार की पोल खोल रहे हैं कि बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में नहीं है। मतलब आपने स्कूल खोल लिए, स्कूल को अब किन वजहों से खोला गया, हम उस कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में नहीं जाते। हो सकता है जनप्रतिनिधियों को या अपने लोगों को खुश करने के लिए स्कूल खोल दिए गए हों, लेकिन जो स्कूल की बुनियादी जरूरतें हैं कि बच्चे वहां पर मौजूद हों, शिक्षक मौजूद हों, वो बच्चे पहुंच ही नहीं पाए। बच्चों का दाखिला ही उन स्कूलों में नहीं किया गया और अब सरकार ने तकरीबन 3000 स्कूलों को चिन्हित किया है जिसको बंद करने की कवायद चल रही है। तो ये एक कड़वा सच है जिसको आज अजीत जोगी ने हमारे ही चैनल पर स्वीकार किया। जी सत्येंद्र जी, आपने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ हितेश जी अभी छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पे आज भी हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़ा है, हमारा अंग है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के भी आदिवासी अंचलों में है। तो जैसे सत्येंद्र जी ने कहा, आप कितनी भी सुविधाएं मुहैया करा दें लेकिन वहां शिक्षा के नहीं पहुंचते। एक बात और है यहाँ हितेश जी, कई ऐसे जहां गुरु जी अतिथि विद्वान जो अतिथि माफ करिएगा वो कॉलेज में होते हैं, अतिथि शिक्षक जो होते हैं, जो संविदा शिक्षक है, वो कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि वो ठेके पे लोगों को रख देते हैं। माने 30-40 किलोमीटर किसी गांव में अगर कोई शिक्षक पदस्थ उनकी पदस्थापना है तो महीने में एक बार जाते हैं, वहां के किसी पढ़े लिखे बच्चे को पकड़ते हैं और बोलते हैं हमारी जगह तू पढ़ा, और वहां के सरपंच से वो उसको बकायदे उसमें मुहर लगवाते हैं और अपने वेतन निकालते हैं। इस तरह की जब तक बातें होती रहेंगी, इस पे आपके जो शिक्षा अधिकारी कड़ाई से अमल नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स अमल नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। आपकी सरकार बने 12 साल हो गए हैं, 3 साल अभी और कम से कम आप 3.5 साल और आपकी सरकार रहेगी। क्या इस तरफ आपकी सरकार ध्यान देगी? देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि दामोदर जी ने भी कहा है और मैं आपकी ही बात को और संवाददाता की बात को लेकर आऊं, तो आप लोगों ने एक बात स्वीकार की है कि शिक्षा का संस्थागत यदि हमको उन्नयन करना है तो उसकी जो धुरी है, उसकी जो कार्मिक इकाई है वो शिक्षक, तो शिक्षक का उन्नयन सबसे पहले होना चाहिए। मैं भी सहमत हूं इस बात से। जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में यदि आपको स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना है तो उसकी कार्मिक इकाई है चिकित्सक, वो बने रहे, टिका रहे, उसकी सेवा हो तब वो चलेगा। सारी जिम्मेवारी तो सरकार की है। एग्जैक्टली। लेकिन हमने ये देखा है कि कालांतर में आपने देखा होगा, फिर मैं इसको राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन हम इवॉल्विंग फेज में हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका सफल हमने उदाहरण यदि हम देखें तो हमारी जो महाविद्यालयीन शिक्षा है या विश्वविद्यालयीन शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बहुत सुधरी है। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता, उनके मानकों में इतनी सख्ती और इतना सुधार किया है कि आज आप देखेंगे चाहे वो यूजीसी के अंतर्गत किया हो या अन्य मानकों के तहत किया गया हो, उसमें उनके सैलरी स्केल्स रिवाइज हुए हैं, बहुत बेहतर सैलरी मिल रही है, उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। महाविद्यालय की फिर चर्चा कर लेंगे। मैं आ रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। स्कूल ककहरा ज्ञान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात, और मेरे 2 ही सवाल हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं जी। उसी प्रकार से जब हम प्राथमिक स्कूलों को लेंगे, हमारा स्कूल चले अभियान का मतलब क्या? प्राथमिक स्कूल, क्योंकि अभी तो देश में जितनी आवश्यकता है उसमें मिडिल स्कूल भी नहीं बने, हायर सेकेंडरी भी नहीं बना, हाई स्कूल बने, जो कि मानक तय किए हैं। मानक से आगे जाने की बात तो छोड़िए, ये पूरे देश की स्थिति है। तो प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक की बहुत सारी मांग है, गुणवत्ता की मांग है, मानकों की मांग है, मानदेय की मांग है। तो मुझे लगता है अभी उस दिशा में भी बहुत काम होना बाकी है। अभी जैसे एक सीरियल आता है आपका एक बड़े चैनल के ऊपर, उसमें भी एक देश का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था शिक्षक को लेके। वहां पर कहते हैं शिक्षकों की जो सैलरी होती है वो आईएएस से ज्यादा होती है, और जितना छोटी क्लास का होता है। महाविद्यालय की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ भी प्रोफेसर की ज्यादा है। किस प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की सैलरी? प्राथमिक स्कूल, तो प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे है, प्राथमिक स्कूल में तो आप जैसा बता रहे हैं, आपने ठेके पर गुरुजी भेज देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल यही हो रहा है। मुझे लगता है अभी बहुत समग्रता की जरूरत है। इट इज वेरी फाइनेंशियली इंटेंसिव एरिया और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पॉलिसी चेंजेस की, और सरकार कर रही है। अधोसंरचना विकास जो होता है सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है कि जो मानक है उनके अनुसार स्कूल तो खुले, स्कूल खुले, पाठशालाएं खुले, बच्चों का एनरोलमेंट हो, पर साथ साथ शिक्षकों का उसमें भाग लेना,
क्योंकि शिक्षक को आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि वो पढ़ाई करवाए, क्योंकि वहां आप बिठा लेकिन उपस्थित तो रह सकता है, उसकी सेटिंग तो हो सकती है। लेकिन ये बार बार केवल सरकार करा पाएगी, इसमें कहीं कहीं त्रिपाठी जी दिक्कत रहती है। कहीं ना कहीं हमको एक जिसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के बीच में, कि वो और बेहतर तरीके से, जैसा आप चिंता कर रहे हैं वो करें। ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की अभी और आवश्यकता है कि जिससे हम इस चीज को प्राप्त करें। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एचआर के ऊपर, अधोसंरचना के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत काम की अभी भी आवश्यकता है। बिल्कुल हितेश जी, हमारा वही है कि कॉम्प्लिकेटेड है हितेश जी, 12 साल कम नहीं होते हैं। मैं तो 66 साल का बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल 66 साल के मैं की बात मत करिए, 47 से लेके आज तक आप पूरा चेक कर देखिएगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन आपकी जो रफ्तार है ठेकेदारी प्रथा तो बंद होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह इस ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। आए दिन जो शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, जैसा आपने खुद स्वीकार किया कि उनका मानदेय सही नहीं है, प्राइमरी शिक्षक का आपने खुद किया, तो कम से कम आप निश्चित तौर पे आप बोलेंगे हमने अच्छे काम किए इसलिए हैट्रिक बनाई। हैट्रिक आपने बनाई, आपने अच्छे काम किए जरूर, यहाँ बात शिक्षा की है, तो उनके मानदेय क्यों नहीं उचित दिए जा रहे हैं? ये तो मानदेयों में आपने देखा होगा, फिर मैं बोलूंगा, यदि आप राजनीति की बात करेंगे तो उठाइए आंकड़े उठा के। पिछले 10 वर्षों में हमने जिस प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था में सुधार किया है, दामोदर जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक, इन सब की यात्रा करते करते नहीं तो हमेशा सड़क पे बैठा करते थे। आपने इस बात को देखा, हमने उस चीज को बहुत हद तक कर्टल करने की कोशिश करी है, और ये बात बिल्कुल सही है, उसमें केंद्र का भी सहयोग रहा है। फिर मैं उसकी, लेकिन ये इवॉल्विंग सिस्टम है त्रिपाठी जी, और बड़ा तंत्र है। तो मुझे लगता है कि इसमें और अभी जरूरत है, जब हम संतोषजनक रूप से कह सकेंगे, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन केवल सरकार ये कर पाएगी, क्योंकि तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में इसमें शिक्षक लाखों लाख शामिल होते हैं, हमें उनकी इच्छा शक्ति और सहयोग की भी आवश्यकता होगी, बिना उसके संभव नहीं हो पाएगा। जी अभय जी, डॉक्टर साहब ने, हमने जब उनसे बात की कि 12 साल हो गए, बहुत लंबा समय है, उन्होंने 66 साल की बात कही। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन 66 सालों में क्या होना चाहिए था? नहीं, देखिए, हम एक प्रशस्त मार्ग की ओर जा रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा रिकरेक्ट कर दूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हायर एजुकेशन पर एक अलग प्रोग्राम रखिएगा। बिल्कुल, मैं करूंगा। तब मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का इन हायर एजुकेशन का क्या हाल है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्यों पूरे देश में वर्स्ट है, किस गलत दिशा में मध्य प्रदेश आगे जा रहा है हायर एजुकेशन में, इसकी व्याख्या अलग से करेंगे। मैं इस पर प्रकाश डालना अभय जी, अगर अनुमति आप दे तो एक हमारे दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं दमोह से। प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, जब सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह क्वालिटी सुविधाएं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब इस अंतर की खाई को पाटने के लिए इसके सर्वे कर इसको पाटने के प्रयास क्यों नहीं होते? और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर ना के बराबर सजा होती है, उन पर कम जिम्मेदारी डाली जाती है, इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से क्यों नहीं हो पाती है? बिल्कुल सही कहा। ये हम अभय जी से भी उत्तर लेंगे, हम अपने शिक्षा विद से लेंगे और हम हितेश जी भी लेंगे। हमारे साथ एक और बिलासपुर से दर्शक है, विजय जी आपका बहुत स्वागत है। आप अब संक्षेप में अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने जो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुरक्षा मतलब सुविधाएं हैं, वो तो भले अपन सरकारी आंकड़ों में देखते हैं, पर वो सुविधाएं अपने को आज भी वंचित हैं और बच्चे आज भी उससे वंचित हैं, चाहे वो ड्रेस हो, पुस्तक हो या किसी भी प्रकार की सुविधाओं से आज भी वो मतलब वंचित हैं। और बहुत सारी ऐसे फाल्ट है। बिल्कुल विजय जी, आपका सवाल आ गया है कि आज भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, यही हम इनसे उत्तर जानना चाह रहे थे हितेश जी से। अभय जी भी बताएंगे। हमारे साथ भिंड से एक और दर्शक है, हम तीनों दर्शकों को उत्तर एक साथ दिलवाएंगे अपने अतिथियों से। जी अपना सवाल करें। सुरेंद्र जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को कंपैरिजन के रूप में जब देखा जा रहा है जी, हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वेल एजुकेटेड लोग हैं वहाँ जो शिक्षा देते हैं जी। और ये प्रशासन की ये कुछ नीतियाँ जो है वो सही नहीं है। जैसे मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके पास, गरीब बच्चों के पास कापी नहीं है, किताब नहीं है, लिखने के लिए पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। शिक्षक दोषी नहीं है इसमें। एक तरफ से शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए?
जी, मध्याह्न भोजन जैसी जो चीजें हैं ये बहुत ही शिक्षा को नीचे ले जाने वाली चीजें हैं। इससे बच्चे पढ़ नहीं सकते। गरीब बच्चों के पास न तो किताबें हैं न पुस्तक है। जी, आपका प्रश्न आ गया है। आपका प्रश्न हम अपने अतिथि से लेंगे। अभय जी, आप उत्तर दे रहे थे। साथ में चाहूंगा कि जो हमारे दर्शकों ने अपनी जिज्ञासा है उनको भी दूर करने का आप प्रयास करें। देखिए, जो बुनियादी सवाल इन तीनों प्रश्नों में हुए हैं, प्रारंभिक दौर में मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर जैन साहब ने उनका बहुत खूबसूरती से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने दो व्याख्या बहुत खूबसूरत की है। एक तो माँ की गोद की जो बात की है, और एक बड़ा प्रश्न जो उन्होंने किया, जो मुझको भी लगता है कि एक तो सोशल ऑडिट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये दो ऐसे पहलू हैं जिनको कंपलसरी मध्य प्रदेश में स्कूलों में किया जाना चाहिए। कि क्या प्रदेश की सरकार सुविधा दे रही है उसका प्रत्येक स्कूल का सोशल ऑडिट हो और वहां का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। वहां की कम्युनिटी इस बात का निर्धारण करे कि जो प्रदेश की सरकार से, भोपाल से चलता है, वो उस पाठशाला में उपलब्ध है कि नहीं है, वहां पर वो संसाधन उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। नहीं, कम्युनिटी मध्य प्रदेश, अभय जी सुनिए, मैं पूरी अपनी बात, हमारा साथ में सवाल है। आपने कम्युनिटी पार्टीशन की बात की। मैंने आपको एक बताया था कि ऐसा भी होता है जो संविदा शिक्षक है उस जगह जाते नहीं है। किसी बच्चे अपनी जगह किसी को नियुक्त कर देते हैं कि अगर मुझे 3000 मिल रहा है तो 500 हम तुम्हें देंगे, और 500 वहां के सरपंच को देते, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और उससे वो उसमें बकायदे मोहर लगवा लेते हैं। कोऑपरेटिव करप्शन हो जाता है। ये जो है, ये देख लीजिए एसपी साहब, ये कहाँ के स्तर पर है जहां पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। मैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का आशय है कि जिस गांव में वो स्कूल है, जहां के बच्चे हैं, उन बच्चों के पालकों का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। वो इस बात का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित अधिकृत रूप से सरकार के द्वारा कर दिए जाएं कि ये संसाधन, ये सुविधाएं, ये शिक्षक हम मुहैया करा रहे हैं। इसके बाद जिस प्रकार आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ब्लैक बोर्ड से ग्रीन बोर्ड पर आ गए, क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ये संकल्प नहीं लेती कि 5 या 10 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करे कि 28% स्कूलों में बिजली है, 100% स्कूलों में पहुंचाएंगे, और अब ग्रीन बोर्ड नहीं, ई बोर्ड प्रत्येक सरकारी स्कूलों में, क्योंकि आज का जो एजुकेशन का स्तर तरीका है वो बिल्कुल बदल गया। अभी जिस प्रकार बात की कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, ज्यादा उनको इंकरेज किया जाता है, अच्छे संसाधन है, क्योंकि अब पढ़ने का तरीका ही बदल गया, पढ़ाने का तरीका बदल गया। अब विजुअल्स के माध्यम से, अच्छी पिक्चरों के माध्यम से उनको साधारण भाषा में कहें तो पढ़ाया जाता है। तो हम ब्लैक बोर्ड से ई बोर्ड की तरफ ट्रांजिट करें, हम छोड़ दें ग्रीन बोर्ड की बात। ये लक्ष्य हमको निर्धारित करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों से हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एसपी साहब, एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं बताना चाहता हूं कि एक अच्छा विचार और देश में प्रारंभ हुआ है कि क्यों ना हम किसी स्तर तक इस एजुकेशन को प्रोफेशनली इक्विप्ड कंपनीज को, लोगों को आउटसोर्स करें कुछ स्तर तक, कि ई बोर्ड के लिए हम किसी कंपनी से प्रदेश की सरकार की पढ़ाई के संदर्भित विषय में टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर ई क्लासेस तक सब आपको निर्धारित करना है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए हमको मानस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही बुनियादी एक निवेश है जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटा सा डाटा आपको आखिरी में देना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि जनरल कैटेगरी। अभय जी, एक और हमारे साथ दर्शक हैं, वो दर्शक नहीं, वो हमारे लिए माननीय है, जो जिनके बिना सवाल के हमारा ये बहस अधूरी रहती है, शायद वो आपके दल से ही जुड़े हैं, वो उनका भी उत्तर हम आपसे ले रहे हैं। अरुण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। चाहेंगे आज, चूंकि आप काफी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, तब आप हमसे जुड़े हैं, संक्षेप में आप अपना सवाल करें, बिल्कुल जैसा आप विधानसभा में कभी किया करते थे। त्रिपाठी जी, मेरा प्रश्न कहना कि चारों व्यक्तियों से है जी। मैं अभी तीन ही है अरुण जी, तीन ही है, हमसे मत सवाल करिए, हम आपसे सवाल करें। कर रहा हूँ जी, आपसे भी करूँ। आप कौन सी स्कूल में पढ़े हैं? जी, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। बस। वाजपेयी जी कौन सी स्कूल में पढ़े हैं? मैं तो साहब ठेठ ग्रामीण सहकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे समझ तीनों लोग सरकारी स्कूल वाले जी। मैं अभी पॉलिटिकल हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ जी, और एक शिक्षिका का पति हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी शरद चंद्र बिहार जी तारंगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़े थे, जहाँ मेरे पिताजी ने को पढ़ाया जी। आप 100 डॉक्टर से बात करिए, 100 में से 90 डॉक्टर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जी। 100 IAS से बात करिए, 100 IAS में से 90 IAS सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। राष्ट्रपति कलाम, जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल फिसड्डी है,
वो ये रहा है मिठाई हमारी अच्छी है, फर्नीचर हमारा अच्छा नहीं है। जी। प्राइवेट स्कूल फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कोई कैरेक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर सरकार विगत 20 सालों से, जिसमें कांग्रेस के भी 4-5 साल शामिल है, 20 सालों से सरकारी स्कूल को फिसड्डी बनाकर प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है, इसीलिए शिक्षक का नाम शिक्षक कर्मी हो गया। मैं शिक्षक भी जो बैठे हुए बीच में उसे कहना चाहता हूँ, क्या शिक्षा कर्मी की जगह शिक्षक को सम्मान मिलेगा? निश्चित तौर पे फिर अरुण जी आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे। अरुण जी आप बने रहिए, आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन ये भी खूब संयोग रहा, आपके फादर शिक्षक थे, मेरे फादर भी शिक्षक है, आप शिक्षक के पति हैं, मैं भी शिक्षक का पति हूँ, बहुत अच्छी बात है। वाजपेयी जी हमारे आपसे कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तिवारी जी, एक आपकी बात को आपने दलगत से ऊपर उठ के कहा है, तो मैं इसी पर जोड़ना चाहता हूँ। हमारे समय में, आपके समय में और आज के दौर में परिवर्तन का कारण आपने बता दिया स्वयं ही। मैं तो बल्कि अपील करना चाहूंगा कि विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और IAS, IPS ये लोग प्राइवेट स्कूल खोलना बंद कर दें, क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल जो है वो इन्हीं के हैं। तो हम सब ज्यादा दोषी हैं बनिस्बत की व्यापारियों के। मुझे लगता है कि ये करेंगे, और हम सब, जैसा मोदी जी ने भी एक आग्रह किया था, उनके भी बिल्कुल अभय जी जैसा बोल रहे थे, तो मुझे उन्हीं का ध्यान आ रहा था कि हम एक एक स्कूल पर जाकर हम लोग क्यों नहीं उसकी चिंता करें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन स्कूलों को सक्षम लोगों की आज भी आवश्यकता है जो उस पर नजर रखे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो अभय जी ने कहा है, वाकई में शिक्षा का व्यापक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है। एक प्राथमिक स्कूल, एक मिडिल स्कूल, जहां भी हम जा सकते हैं उसकी हम जरूर चिंता करें और सरकार को गाइड करें, अधिकारियों को गाइड करें, बहुत अच्छी बात होगी। जी अब अभय जी भी, अरुण जी आप बने रहिए, अभय जी भी अपने आपने जो सवाल किया उसका उत्तर देना चाह रहे हैं। अरुण जी, अध्ययन तो ये कह रहा है आज का कि अगर सारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहां पर शासकीय स्कूलों का प्रतिशत बहुत मिनिमाइज हो गया, वहां पर एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंक बहुत ऊंची हो गई। कहने का आशय ये नहीं, इन्हीं संसाधनों में उन राज्य सरकारों ने, जैसे हमने बात की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की या आउटसोर्सिंग की, तो जिन राज्य सरकारों ने सरकार के सिर्फ भरोसे स्कूल नहीं चलाए, वो राज्य की सरकारें आगे बढ़ गई, जिसका मैं कह रहा था कि एक पूरा अध्ययन रिपोर्ट हम चाहते हैं कि SP साहब भी हमारे साथ रहें और हम चीफ मिनिस्टर को दें कि इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर आया। तो आपने ठीक कहा कि हमको प्रोफेशनली इक्विप्ड लोगों के साथ इन स्कूलों को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं। हमको कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्री का भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनके भी पार्टिसिपेशन के साथ एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना होगा। और विधायक, सांसद, IAS, IPS ये स्कूल खोलना बंद करें। अरुण जी बने रहिए, आपने हमारे शिक्षाविद हमारे साथ जयंत साहब, उनको हम उनसे जानना चाहेंगे। जयंत साहब, क्या होना चाहिए? साथ में हमारा एक सवाल ये है कि क्या जितने भी सरकारी, खासकर जो क्लास 1 अधिकारी हैं, कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं, तो क्या इसका स्तर सुधर सकता है? देखिए, ये कोई दबाव का विषय तो है नहीं जी। शिक्षा या स्वास्थ्य या और अन्य सेवाएं हैं, जिसको जहां बढ़िया सेवा मिलेगी वो अपने वहां जाने की कोशिश करेगा, भले ही उसको साधन लगाना पड़े। मैं तो इस बात का अभ्यासी हूँ कि चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी या निजी, क्या कुछ असरकारी भूमिका वाले विद्यालय हम तैयार कर सकते हैं जो समाज में एक संदेश दें। हमने सरकार की ओर से 2010 में एक पहल की थी, जिसको हमने नाम दिया था सपनों की शाला। वो सौभाग्य से होशंगाबाद से शुरू हुआ। पहले हमने 10 स्कूल किए, फिर बैतूल के 10 स्कूल किए। उसके बाद वो कार्यक्रम थोड़ा सा गड़बड़ाया, वो एक प्रोग्राम बन गया। जो हमने शुरुआत की थी वो असमय रुक गई। अगर एक बार हम ऐसा प्रयास फिर शुरू करें, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे सामुदायिक सहभागिता की, हमने सोचा था कि बच्चे भी उसमें भागीदार हों, शिक्षक भी अपना सपना ले, वहाँ के जो PRI के लोग हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, वो उसमें सहभागी हों, वहाँ जो जितने सेवा प्रदाता हैं वो सब उसमें बैठें और अपने स्कूल का एक स्कूल विकास योजना बनाएं। सिस्टम में जो दोष है, योजना बनती है लेकिन वो कागजी बन के रह जाती है। असल में उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। ऐसा अगर हम कोई अभियान शुरू करते हैं जो अल्टीमेट जाकर के समान स्कूल प्रणाली को प्रोत्साहित करे, जो डॉक्टर ने सदगोपाल जी पूरे देश और दुनिया में इस अभियान को लगाए हुए हैं और जो कोठारी आयोग में भी स्वीकृत है, जो नई शिक्षा नीति में भी स्वीकृत है,
और जो NCF 2005 में भी कहीं कहीं प्रकारांतर से स्वीकृत है कि हमें समान स्कूल प्रणाली की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कितना अच्छा होगा जब सबके बच्चे एक पड़ोस की स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा कानून में भी ये बात कही गई है कि हमने समान स्कूल प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए, और मुश्किल ये है कि 5-6 साल होने वाले हैं, उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल। अरुण जी, आपने हमारे शिक्षाविद को भी सुना, आपकी क्या राय है, फिर हम आपसे विदा लें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं मनोविज्ञान में MA किया है, मैंने मनोविज्ञान में जी, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा साइकोलॉजी एडिशन काउंसलिंग किया हुआ है जी, गोल्ड मेडलिस्ट। तो फिर एक मिनट फिर आप रुकिए, मैं आपसे सवाल करूं, जो मैंने अपने शिक्षाविद जैन साहब से, अपने अतिथि से किया कि अगर क्लास 1 अधिकारी जो भी है सरकारी, वो अगर सरकारी स्कूलों में बाध्य किया जाए बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे सर उन सरकारी स्कूलों का स्तर उठ जाएगा, क्योंकि वो उनको कंट्रोल में लेंगे, उसको अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक वहां पहुंचे, किस तरह पढ़ाई करें, इस तरह के प्रयास होंगे। और आज की डेट में ब्यूरोक्रेट्स ही हमारे पूरे सत्ता को चला रहा। हेलो जी तिवारी जी, मेरा इसमें यह कहना है, नेहरू जी प्राइवेट स्कूल में पढ़े फॉरेन में जाकर जी, महात्मा गांधी पढ़े भारत के सरकारी स्कूल में जी, दोनों की विद्वता में कोई अंतर नहीं था जी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो पॉलिटिकल बात नहीं है, प्राइवेट स्कूल का मतलब होता है सूट बूट वाला स्कूल जी, प्राइवेट स्कूल का मतलब होता है सूट बूट वाला स्कूल, सरकारी स्कूल का मतलब होता है बगैर चप्पल में 3 किलोमीटर तक जाने वाला स्कूल, 3 किलो 4 किलोमीटर। ये बच्चों की सुविधाओं के साथ दिक्कतें हैं, लेकिन आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारा अरुण तिवारी जी समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल आखिरी बात, मैं ये बात बस कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, एक बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी है, और तिवारी जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन कहता हूँ, क्योंकि हम सब सक्षम लोग जितने हैं उसमें 90% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। आइए ये समय वापस आ गया है कि हम सब जिन स्कूल से पढ़े हैं उन प्राथमिक स्कूलों की चिंता जाकर करेंगे, जो कमियां हैं उसको सरकार से और समाज के सहयोग से कैसे दूर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मदद पूरे देश में होगी, जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, क्योंकि बड़ा गैप है, इसको पूरा हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी यदि आपके इस कार्यक्रम से दर्शक भी और सक्षम दर्शक जो हैं वो सीख लेते हैं तो बहुत खुशी होगी। जी अरुण जी, हम आपसे अंतिम टिप्पणी लेंगे। अभय जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, इस कम से कम जो गांव के बच्चे हैं वो ककहरा का ज्ञान तो ले सके। आपने खुद ही आंकड़ा पेश किया है कि 10 लाख बच्चों में से हाई स्कूल तक पहुंचते 3 लाख बच्चे बचते हैं। नहीं, देखिए जैसा कहा कि वातावरण देने की आवश्यकता है, वो रिग्रेसिव ना हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ उनको इन्वॉल्व करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूल में एक प्रिंसिपल को अपॉइंट किया। उस प्रिंसिपल ने पहले दिन जाकर छात्रों से कहा कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो क्लास में नहीं बैठना चाहता, और मुक्त कंठ से अपने विचार रखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए। उस दिन से उन्होंने कहा कि सभी लोगों को क्लास से मुक्त करता हूं, अपने प्लेग्राउंड में जाओ। 10 दिन तक सारे शिक्षकों को कहा कि इनको प्लेग्राउंड में जब खेल से समय मिल जाए तब इनको एजुकेट करने की कोशिश करो। आप विश्वास मानिए, 12वें 13वें दिन से सारे छात्रों ने अनुरोध किया कि हम पढ़ने में हमारी अभिरुचि विकसित, क्योंकि उन्होंने वातावरण निर्मित करने की कोशिश की। तो कहने का आशय यही था। मैं आखिरी में जो शुरू में आपसे बात कही थी, अंत में प्रकाश डाल दूं कि गर्ल्स पार्टिसिपेशन जनरल कैटेगरी का 44% मध्य प्रदेश में है, SC का 41 है, ST का 45 है, OBC का 60 है और मुस्लिम का 52 है। अर्थात पार्टिसिपेशन लड़कियों का जो है वो जनरल की SC की ST की अपेक्षा मुस्लिम में और बढ़ा। तो हमको लगता है कि एक अच्छा वातावरण हमको और देने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रोफेशनली इक्विप्ड लोगों को इसमें साथ लेकर के मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा को एक प्रशस्त मार्ग दे पाए। जी और हमारी एक और मदद करिए त्रिपाठी जी कि अरुण जी, हम आपके पास आ रहे हैं हितेश से उत्तर लेकर। आप भी इसका बीड़ा उठाइए और सरकार को जागरूक रखने के लिए 1 या 2 जिलों का कार्यक्रम हर हफ्ते करिए, जब तक जुलाई में तक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम चलता है, जिसमें शौचालय या शिक्षकों की स्थिति को यदि हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से सुधार सकते हैं तो वो भी हम लोग करने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी आपके। अरुण जी, हम आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। बिल्कुल चुनावी भाषण नहीं, विधानसभा में जितना आपके विधानसभा अध्यक्ष 30 साल पहले आपको टाइम देते थे, मैं उतने चाह रहा हूँ। संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मैं आपको उदारता चाहता हूँ, धन्यवाद जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी जो खेलकूद की बात कही गई थी, बिहार जी के समय पनघट भारती करके योजना चालू हुई थी, पनघट भारती।
आखिरी टिप्पणी मेरी ये है, अर्जुन युधिष्ठिर पांडव साथ में कौरव एक प्रकार से ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे लेकिन एकलव्य जो था वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था जिसका कोई माई बाप नहीं था। लेकिन इतिहास बताता है एकलव्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर बना, अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धर तेज बना। इसलिए सरकारी स्कूल अपने आप में परिपक्व है, सिर्फ हमारा और आपका सपोर्ट चाहिए। और जो बातें अभी सामने आई हैं निश्चित तौर पर अपन लोग से मिलकर, मैं न्यूज एक्सप्रेस को बधाई दूंगा कि उसने एक रचनात्मक आंदोलन किया। दुनिया के चैनल पॉलिटिक्स में भाग रहे हैं, आपने ठीक समय पर शैक्षणिक वातावरण की बात की है। मैं न्यूज एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई दूंगा। त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी इसको जारी रखें। जी अरुण जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपसे हम जुड़ते रहेंगे और संभवतः हम आपको दोपहर एक बार चर्चा कर लेंगे कि क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए क्या नहीं। हम अगली बार से आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तिवारी जी। जैन साहब हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम आपकी भी अंतिम टिप्पणी करना चाहता हूँ। स्कूल चले हम तक सीमित रखने की बजाय मैंने पिछली बार भी ये पहल की थी और मध्य प्रदेश संदेश जो सरकार का ही मुखपत्र है उसमें अपना पूरा लेख दिया था कि स्कूल चले हम के साथ साथ हमें स्कूल बदले हम की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब वही समय आ गया है और स्कूल बदले हम में सरकार, समुदाय, सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, आप सब मीडिया के लोग हैं, सबको मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। एक स्कूल अगर अच्छा हो गया तो ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की बहुत बड़ी शुरुआत होगी। शिक्षा सामाजिक